अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे पंजाब बोर्ड के। तो हम लोगों ने क्या किया था कि पहले 3 चैप्टर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज़ के साथ फिनिश कर लिए थे। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है स्टिचियोमेट्री, ठीक है। ये आप लोगों के नेक्स्ट मतलब जब भी बुक चेंज हुई है तो उसमें से ये चैप्टर नया डाला गया। तो हम लोग बात करते हैं स्टिचियोमेट्री की कि ये क्या होती है, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। याद रखिएगा कि जितनी भी कन्फ्यूजन आप लोगों को होंगी, अगर आप लोग पूछेंगे नहीं तो हम आप लोगों को कैसे क्लियर कर सकेंगे। इसलिए उम्मीद है कि जो मसला जहाँ पर भी पेश आएगा वो आप ज़रूर हमसे पूछेंगे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्टिचियोमेट्री की, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम है स्टिचियोमेट्री, उसको देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर आगे देखेंगे कि टॉपिक्स कहाँ पर डिस्कस होते हैं, ठीक है। स्टिचियोमेट्री देखिए 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 लफ्ज़ कौन कौन से हैं, एक है स्टिचियो और दूसरा है आप लोगों के पास मीट्री, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है। स्टिचियो लफ्ज़ स्टिचियन से निकला है जिसका मतलब होता है एलिमेंट्स, ठीक है। और मीट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है। ये 2 लफ्ज़ इसके मिलके बने हैं जिससे मिलकर लफ्ज़ बना है स्टिचियोमेट्री। ये क्या होती है, ये एनालिटिकल ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। आप लोगों ने केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ी है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम 2 तरह की चीज़ें पढ़ते, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव, ठीक है। इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर हम लोग सिर्फ किसको स्टडी करेंगे, क्वांटिटेटिव को। किसको, क्वांटिटेटिव को। यहाँ लफ्ज़ क्वांटिटेटिव का इस्तेमाल हुआ है। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है, क्वालिटी नंबर्स, ठीक है। इसमें हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी, किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को। यहाँ पर आप लोग याद रखें किसकी बात हो रही है, नंबर्स की, ठीक है। यहाँ पर इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच आ गया स्टिचियोमेट्री, ठीक है। याद रखिएगा केमिस्ट्री की ब्रांच का नाम क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसका नाम है स्टिचियोमेट्री। इसके अंदर हम लोग कौन सी स्टडी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वान्टिटेटिव स्टडी होती है, ठीक है। किसकी होती है, क्वान्टिटेटिव स्टडी, किसकी, रिएक्टेंट्स की। हम लोग बोलते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट्स combines टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि ये हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है कि कितने रिएक्टेंट्स को मिलाएंगे कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये कितना का जवाब देने वाला कौन है, स्टिचियोमेट्री, ठीक है। हम लोग याद रखिए, आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पर जिस तरह फिक्स नंबर होते हैं ना, जिस तरह हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है कि जहाँ पर हम लोग को ये पता चलाना होता है कि कितना रॉ मटीरियल होगा और इससे कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कि हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग कोई चीज़ कपड़ा बनाना चाहते हैं, कपड़ा के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, जिन चीज़ों से कपड़ा मिल के बनता है वो कितनी होनी चाहिए, वो कितना क्या है, वो मालूम करने के लिए हम लोग स्टिचियोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। इस स्टिचियोमेट्री में हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे और उनसे हम लोग पता चलवाएंगे कि कैसे हम लोग कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने रिएक्टेंट्स होंगे, वो आपस में कंबाइन होंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, घर की एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग चाय बनाना चाहते हैं, कि हम लोगों को उसमें पता होना चाहिए ना, इतनी अमाउंट शुगर डालनी है, इतना अमाउंट पानी डालना है, इतनी अमाउंट हम लोगों ने बीच में दूध डालना है, इतनी अमाउंट पत्ती डालनी है, तो तब हमें पता चलेगा, तब जाके चाय बनेगी ना। अब ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी चाय तो बन जाएगी, लेकिन वो प्रोडक्ट में फ़र्क आएगा। तो वो क्या है, तादाद को फिक्स करने के लिए, एक तादाद मालूम करने के लिए कि कितनी चीज़ें होंगी और कितने प्रोडक्ट बनेंगे, वो हमें किससे पता चलता है, स्टिचियोमेट्री से। और ये क्या है, केमिकल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें हम लोग रिएक्टेंट्स को स्टडी करते हैं। रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। तो हम लोग बोलते हैं कितने रिएक्टेंट्स मिलेंगे और कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो हमें किससे पता चलता है, स्टिचियोमेट्री से। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग स्टिचियोमेट्री का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों की बुक का, वो है केमिकल फार्मूला, ठीक है। केमिकल फार्मूला आप लोगों को याद रखिए किसका होता है, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कंपाउंड्स की। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
कंपाउंड। तो कंपाउंड की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? केमिकल फार्मूला। देखें इसमें क्या होता है कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग, कि इसको याद करना लिखना हमारे लिए इजी होता है। जिस तरीके से मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग पूरा लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसकी जगह इतना बड़ा नाम लिखने की जगह हम लोग सिर्फ लिख लेते हैं CO2। तो अब ये देखें ये क्या है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? केमिकल फार्मूला। ये क्या है? केमिकल फार्मूला। देखें इससे हमें पता चल रहा है कि पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन की जगह C इसका सिंबल आ गया, डाई और ऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन आ गया, डाई हमें बता रहा है कि कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। तो ये क्या होता है? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसी भी कंपाउंड की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? केमिकल फार्मूला। वो कोई भी हो, ठीक है। अमोनिया, जिस तरह हम लोग सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आप लोग जितनी बनाना चाहें, जो भी कंपाउंड उठाएंगे आप लोग उनके क्या करेंगे? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? सिंबॉलिकल केमिकल फार्मूला, ठीक है। ये होता है केमिकल फार्मूला, याद रखिएगा। सिंपल, बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाया कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ये हमें 2 इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। केमिकल फार्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? 2 इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पर याद रखिए कितनी इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती हैं? 2 इंफॉर्मेशन हमें इससे हासिल होती हैं, ठीक है। वो कौन सी 2 इंफॉर्मेशन हैं? वो पहली इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कौन सी होती है कि इससे हमें पता चलता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का, कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं। एक एलिमेंट कंबाइन हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, जितने एलिमेंट्स कंबाइन हो गए उनकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? केमिकल फार्मूला। जिस तरह यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हमें पता चल रहा है ना, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स कंबाइन है, तो हम लोग ये बोलेंगे ये भी क्या है? किससे हमें पता चला है? हमें केमिकल फार्मूला से पता चला है कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 एलिमेंट्स मिले हैं तो तब कंपाउंड बना है। सेकेंड, हमें किस चीज़ के पता चलता है? काइंड ऑफ एलिमेंट्स का, कितने तरह के। देखिए अब इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है ना कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये हमें देख के पता चला है ना इस केमिकल फार्मूला से। अगर ये ना होता, जिस तरीके से मैं बोल दूँ अमोनिया है, क्या है? अमोनिया। इसका फार्मूला होता है, यहाँ देख लें, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब आप लोगों के पास ये केमिकल फार्मूला होगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व है और यहाँ पर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो इससे पता चला है कि इससे हमें एलिमेंट की काइंड भी पता चलती है कि किस तरह का एलिमेंट मौजूद है और कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5, ये किससे पता चलती है? हमें केमिकल फार्मूला से। तो यह था आप लोगों का केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है आप लोगों के पास एम्पेरिकल फार्मूला, एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ बाद में जाते हैं, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ बाद में देखते हैं। आप लोग पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें, आप लोगों को ये इजी होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जो आप लोगों को एक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। मतलब जो आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क याद रखिएगा, आप इसको देखेंगे इसका समझ आ जाएगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला कौन होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन कौन सी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है? एक, हमें इससे किसका पता चलता है? एलिमेंट्स का पता चलता है, ठीक है। और सेकंड क्या पता चलता है? एलिमेंट की फिक्स रेशो का पता चलता है। ये 2 इंफॉर्मेशन कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देने वाला कौन होता है हमारे पास? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो ये इसकी टाइप है, तो एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं जिस तरीके से H2O, और सेकंड एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ C6H12O6, ठीक है। अब इसको देख के बताएं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहली इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और सेकंड इंफॉर्मेशन हमें इससे ये मिल रही है कि इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, रेशो कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। ये देखें 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 2:1। तो ये इंफॉर्मेशन हमें किससे मिल रही है? मॉलिक्यूलर फार्मूला से। अब इसकी इंफॉर्मेशन आप लोग देख लें, यहाँ पर आप लोगों को पता है कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं? कार्बन इन्वॉल्व है, उसके साथ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तो आप लोगों को पता चले ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ कंपाउंड बनाने के लिए इन्वॉल्व हुए हैं, शामिल हुए हैं। तो आप लोगों की रेशियो से देखें कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं।
और तीसरी चीज़ ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। तो ये देखिए हमें पता चल रहा है कि 6 कार्बन मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन मिलेंगे और 6 ऑक्सीजन मिलेंगे, तब भी आप लोगों के पास ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला ग्लूकोज बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। देखिए अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख के आप लोगों को पता चल रहा है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सेकंड इन्फॉर्मेशन यही पता चल रही है कि इसके पास 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ये दो इन्फॉर्मेशन देने वाला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आ जाए एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जो ऐसी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के मतलब ये सिर्फ हमें एलिमेंट्स के बारे में बताता है कि ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लेकिन उनकी फिक्स रेशो हमें नहीं बताता। फिक्स रेशो हमें ये नहीं बताता। आगे क्रॉस का मतलब ये है कि हमें ये फिक्स रेशो नहीं बताता। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्रॉस मतलब ये हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये दोनों की इंफॉर्मेशन देता है, ये सिर्फ एक की इंफॉर्मेशन देता है, फिक्स रेशो हमें नहीं बताता। ये हमें कौन सी रेशो, अगर फिक्स रेशो नहीं बताता तो ये कौन सी रेशो हमें बताता है, ये सिंपलेस्ट रेशो बताता है। ये कौन सी रेशो बताता है, सिंपलेस्ट रेशो, कम रेशो बताता है। वो सिंपलेस्ट आप लोगों को मैं सिखाता हूँ कैसे मालूम करते हैं। ये सिंपलेस्ट रेशो हमें बताता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। यहाँ से उठा लें किसके, ग्लूकोज की एग्जांपल उठा लेते हैं ग्लूकोज की। कौन C6H12O6, ये ग्लूकोज की एग्जांपल उठा ली, लेकिन ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, फिक्स रेशो निकालना। पहले रेशो लिख लो इनकी, 6:12:6, यही है कि नहीं, यहाँ से ही पता चला 6:12:6। ये किसकी टेबल में करता है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, तो रेशो क्या बच गई, 1:2:1। तो ये आप लोगों के पास कौन सा फार्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर। और एम्पेरिकल क्या होगा, आप लोगों ने रेशो चेंज कर देनी है, जो अभी न्यू रेशो आई है ना वो लिख लेना है। कैसे, CHO में आप बताता हूँ किधर, C1H2O1। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को किससे पता चली कि आप लोगों को ये देखिए, इसको गौर से, यहाँ पर 1 to 1 लिखा हुआ है कि ये देखो, अब हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, हमें यहाँ से पता चला कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये ऊपर वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को समझा रहा था कि कैसे एम्पेरिकल फार्मूला बनता है। अब ये आ गई 6,1H2O1 की कार्बन एक है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये तो आप लोगों के पास एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का तरीका है कि आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं कि रेशो को कट करते जाएं सेम टेबल के साथ, तब तक जब तक वो सिंपलेस्ट ना हो जाए, सबसे छोटी ना बचे, कि मजीद उसको सेम टेबल से ना कट कर सके। तो अब ये आप लोगों के पास क्या बना है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये आप लोगों को तादाद फिक्स नहीं बता रहा, फिक्स तादाद बताने वाला कौन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स, वो कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर केमिकल फार्मूला मैं बताता हूँ कैसे मालूम किया जाता है, इसको तरफ बाद में चलते हैं। पहले बाइनरी आयनिक कंपाउंड समझ लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड है तो वो मतलब है कि आप जिनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक कंपाउंड्स का ये मतलब है कि जिनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब है, जिनमें कैटायन बनेंगे और सेकंड क्या बनेंगे, एनायन बनेंगे। मतलब ये कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएंगे और नेगेटिव चार्ज भी आएंगे, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तब जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयनिक बॉन्ड, और वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। अब बाइनरी का क्या मतलब है, बाइनरी बोलते हैं टू को, किसको, बाइनरी किसको बोला जाता है, टू को। तो यहाँ पर बोलते हैं कि दो एटम्स कंबाइन होंगे, तादाद उनकी जितनी मर्जी हो, लेकिन 2 डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, एक नहीं हो सकता। ठीक है, 2 डिफरेंट होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। जिस तरह H2O, NaCl, Na एक है और Cl दूसरा है। तो मतलब बाइनरी का क्या मतलब है, जिस तरीके से NaCl, Al ऑक्सीजन, ये मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें, ये क्या है, ये NaCl, ये मिलके क्या बनाते हैं, NaCl, ये मिलकर क्या बनाते हैं, Al2O3। तो ये मैं अब बात कर रहा था कि ये यहाँ पर इस तरीके से बनेंगे। तो ये क्या है, आप लोगों के पास बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स हैं। बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स वो आयनिक कंपाउंड जिनमें किन के दरमियान बॉन्ड बनता है, 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है और वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, तो ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड कंपाउंड्स करवाएंगे, बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। अब आ जाते हैं इसकी तरफ के केमिकल फार्मूला कैसे मालूम करते हैं। केमिकल फार्मूले के लिए आप लोगों को कुछ स्टेप्स बता देते हैं कि सबसे पहले आप लोगों के पास जो एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स का आप लोगों ने ग्रुप नंबर मालूम करना है। क्या चीज़ मालूम करनी है, ग्रुप नंबर मालूम करना है।
ठीक है, जो भी एलिमेंट्स वो उस टाइम पे इन्वॉल्व हैं उसका आप लोगों ने क्या करना है, ग्रुप नंबर पता चला लेंगे। ग्रुप नंबर मालूम हो गया। ग्रुप नंबर के बाद आप लोगों ने पता करना है कि उसकी ऑक्सीडेज, इससे भी आसान, कि उसके ऊपर चार्ज क्या है, चार्ज क्या है। ठीक है, वो चार्ज का आप लोगों को किससे पता चलता है, ग्रुप नंबर से। जितना ग्रुप नंबर होगा उसके हिसाब से उसका चार्ज होगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा है। ठीक है, चार्ज का पता कैसे चलेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अगर वो लॉस कर रहा है तो उसके ऊपर प्लस जाएगा, अगर वो गेन कर रहा है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो ये चीज़ें आप लोग मालूम करेंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में आप लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे इनको, क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने का तरीका ये है कि एक का जो चार्ज था वो दूसरे की बेस में लिख लोगे, जो पहले का चार्ज था वो दूसरे की बेस में लिखा जाएगा। मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जिस तरह Al2O3 है ना, तो मैं यहाँ से, मैं ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, और ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड है, एक एल्यूमिनियम इन्वॉल्व है, एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। बनाने का तरीका देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों ने पता करवाना है एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से है, थर्ड ग्रुप से। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आप लोगों के पास ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से है, छठे ग्रुप से है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता चला एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। याद रखना, जितने ग्रुप नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे। नहीं पता कौन से ग्रुप से, प्रोडक्ट टेबल निकालने, एल्यूमिनियम ढूंढे, Al लिखा हुआ, तो याद रखिए एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से, थर्ड ग्रुप से है, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन छठे ग्रुप से, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों ने ऑक्टल रूल पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, अपने आप को 8 बनाने की कोशिश करते हैं। तो एल्यूमिनियम 5 इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं कर सकता कि 8 पूरे हो जाएं, क्योंकि 3 है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या करेगा, 5 लेगा तो 8 पूरे होंगे। या तो दूसरा ये है कि ये 3 के 3 लूज कर दे, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 लूज कर देता है, तो एल्यूमिनियम पर कौन सा चार्ज आ जाता है, +3, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, देखने है कि वो 8 के करीब आ रहा है कि नीचे 0 के करीब आ रहा है। अगर वो 0 के करीब है तो वो उतने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अगर वो 8 के करीब है तो उतने गेन कर लेगा। अब हमें पता है 3 है, 3 0 के करीब है कि 8 के 0 के करीब है ना, तो ये क्या करता है, 3 लॉस कर देता है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर लॉस करने की वजह से आप लोगों को पता है कौन सा चार्ज था, प्लस, और कितने लॉस किए, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से +3 हो गया। सेकंड क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की छठा ग्रुप से, मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 6। अब ये 6 किसके करीब है, 8 के करीब है, 8 पे बैलेंस हो रहा है, तो ये बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि 6 लूज करेगा, तो ज़ाहिर बात है ये 8 के करीब है ना, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और कितने, 6 इसके पास हैं, तो कितने गेन करेगा कि 8 हो जाए, 2 गेन करेगा। तो जब वो 2 गेन करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्ज हो जाएगा, गेन करेंगे माइनस, और कितने गेन किए, 2, तो -2 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम, ये आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, एल्यूमिनियम +3, ऑक्सीजन -2, तो ये दो एक दूसरे के करीब आगे। मैंने क्या कहा, पहले एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना, एलिमेंट आइडेंटिफाई हो गया कि कितना बाइनरी है। सेकंड ग्रुप नंबर देखो कौन से, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से, प्रोडक्ट टेबल से पता चलेगा। सेकंड ऑक्सीजन कौन से, छठे ग्रुप से, तो ओ देखें छठे ग्रुप में होगा। ठीक है, तो छठे ग्रुप से निकाल लिया। अब हमें पता है एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चार्ज, सेकंड उसके बाद क्या था, चार्ज मालूम करना है। जितने इलेक्ट्रॉन है वो देखें 8 के करीब है कि 0 के करीब, 8 के करीब है हुआ तो वो गेन करेगा, 0 के करीब हुआ तो लूज करेगा। तो ये एल्यूमिनियम 0 के 3 है ना, 3, तुम 3 इलेक्ट्रॉन है वो 0 के करीब है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +3 चार्ज। ऑक्सीजन क्या करता है, 6 है, 8 के करीब है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2 हो जाएगा। तो ये आ गया इसके ऊपर चार्ज। चार्ज देखना है कि प्लस है कि माइनस है, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। उसके बाद क्या करना है, क्रॉसिंग। क्या करनी है, क्रॉसिंग। जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे के आप लोगों ने क्या कर देना है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये है एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज है वो ऑक्सीजन के साथ नीचे बेस में चला जाएगा, और जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है वो एल्यूमिनियम के साथ बेस में आ जाएगा। लेकिन ये है कि उसके साथ प्लस और माइनस नहीं लिखना आप लोगों ने। मतलब ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो आप लोग देखेंगे Al ऑक्सीजन के साथ बेस में क्या आ जाएगा, -2 ऊपर है ना, ये बेस में आएगा। यहाँ से क्रॉस में देखें एल्यूमिनियम की बेस क्या है यहाँ पर, तो 2 आ गया। इसके पास +3 है, वो किसके साथ चला गया, इधर O के साथ, तो वो ऑक्सीजन की बेस में दूसरी साइड जाएगा। ठीक है, इस साइड नहीं लिखना, दूसरी साइड लिखना है। अच्छा, इस साइड लिखोगे 23, समझ नहीं आएगी, ऑक्सीजन की दूसरी साइड लिखना है, वो लिख लिया। अब ये देखें +3 चार्ज था तो वो उधर जाके सिर्फ 3 लिखने हुए, यहाँ -2 चार्ज था तो यहाँ जाके सिर्फ 2 लिखने हुए, तो इनके साथ प्लस और माइनस नहीं लिखना। तो ये होते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड, और केमिकल फार्मूला ऐसे बनाए जाते हैं। MgN नाइट्रोजन, मतलब अब यहाँ पे देखें मैग्नीशियम नाइट्राइड।
अब ये क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखें मैग्नीशियम के आउटर, हम लोगों को पता चला मैग्नीशियम क्या है, सबसे पहले हम लोगों को पता है ये चेक करना है बाइनरी है, ठीक है, Mg और N पता चल गया ना, 2 Mg एक है और N2 क्या है, अलादा एक है, N है नाइट्रोजन अलादा, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, अब यहाँ पर मैग्नीशियम का हमें पता चला कि ये दो कौन से ग्रुप से है, दूसरे ग्रुप से, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, बता रहा हूँ मैग्नीशियम कौन से ग्रुप से है, दूसरे ग्रुप से, तो ये 0 के करीब है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हुए इसका आउटर मोस्ट शेल में, जितना ग्रुप नंबर उतने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, तो वो क्या करेगा, इन 2 को लूज करेगा, क्योंकि वो तभी बैलेंस हो सकता है, ये 2 को गेन, अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ताकि वो अपने 8 पूरे कर सकते हैं, 6 इसको कोई देता नहीं है, तो ये क्या करता है, जितने भी 2 होते हैं उनको भी लूज़ कर देता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, +2, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन है 5वें ग्रुप से, कौन से ग्रुप से है, 5वें ग्रुप से, आप लोग प्रोडक्ट टेबल से देखिएगा, आप लोगों को याद हो जाएंगे, मुझे पढ़ा के याद हो चुके हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है 5वें ग्रुप से, ठीक है। अब ये 5वें ग्रुप से है तो ये क्या करता है, 8 के करीब है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, 5 और 3 8 होते हैं ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करने की वजह से कौन सा चार्ज आता है, माइनस, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -3। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये क्या करेंगे, जिस तरीके से Mg+2 और N -3, तो ये क्या करेंगे, ये आगे एक दूसरे के करीब, तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो अपने चार्ज को क्या करेंगे, इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे। अब हमें पता है मैग्नीशियम की बेस में कौन सा चार्ज आ जाएगा, -3 है तो सिर्फ 3 लिखो। सोडियम, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ +2 किस पे था, मैग्नीशियम पे, ये नाइट्रोजन की बेस में क्रॉस में जाएगा, देखें एरो का निशान, तो नाइट्रोजन की बेस में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, तो आप लोगों के पास ये जो बना है, तो इसको देखिए Mg3N2, ये भी एक क्या है, बाइनरी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से हुई है, ये होता है आप लोगों के पास केमिकल फार्मूला फॉर बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो इस तरीके से आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे चल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड्स। अब ये केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड्स उनके लिए है जिसमें आप लोगों के पास कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को वो ख़ुद इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। वो अगर ख़ुद कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, जिस तरीके से मैं बताता हूँ आप लोगों को, अगर मोलर मास एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया जाता है तो आप लोग कैसे उसका केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, उसके लिए एक फ़ार्मूला दिया गया है। अगर आप लोग ये फ़ार्मूला याद कर लेते हैं, ये फ़ार्मूले से आप लोग क्या करेंगे, मालूम कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे बनाना है, ठीक है। याद रखिएगा, इसके लिए शर्त यह कि 2 चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए, 2 चीज़ें होंगी तब। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला को गौर से देखिएगा, इस फार्मूले को, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, N × एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। ये एक फार्मूला है, ये याद रखिएगा, ये वाला, कि ये फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला = N × एम्पेरिकल फार्मूला। ये तो पता है, ये भी पता है। अब ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता, ये क्या चीज़ होती है, N क्या चीज़ है। ये N होता है नंबर्स, ठीक है, नंबर। वो नंबर आप लोग किस तरीके से मालूम करते हैं, वो मालूम करते हैं मोलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास पे डिवाइड करके। तो मोलर मास निकालना पड़ेगा और एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों के पास जो ये मोलर मास है, ये आप लोगों को हमेशा क्या किया जाता है, गिवन किया जाता है। तो ये मोलर मास आप लोगों को दे दिया जाता है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, मैं अभी फार्मूले उसके एग्जांपल की तरफ जाऊंगा। तो मोलर मास आप लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे, N आ जाएगा, इस N को इधर पुट करेंगे और एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या किस तरीके से निकालते हैं, जो भी एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है, ठीक है, जो भी एम्पेरिकल फार्मूला गिवन होगा, उस फार्मूला का आप लोगों ने मास कैलकुलेट करना है। मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एटॉमिक मास को सम करके, एटॉमिक मास को क्या करके, सम करके। जितना भी एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालेंगे। एटॉमिक मास गिवन है प्रोडक्ट टेबल में, आप लोगों को याद होने चाहिए। वो एटॉमिक मास क्या करेंगे, आपस में सम करेंगे तो ये निकल आएंगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आएगी। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, देखिए आप लोगों के पास ये न्यूमेरिकल बताया गया है कि आप लोगों ने क्या करना है, केमिकल फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है, केमिकल फार्मूला, छोड़ दो, केमिकल फार्मूला निकालना है किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किसका निकालना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो एम्पेरिकल फार्मूला ये है,
ये आप लोगों को दे दिया गया एम्पेरिकल फार्मूला, और इसके साथ मोलर मास दे दिया गया। देखिए यहाँ पर सेकंड चीज़ क्या थी, मोलर मास दे दिया गया कि अब बोला गया मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। आप लोगों को पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या है, ये फार्मूला n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास फार्मूला। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास सिर्फ क्या दिया हुआ है, एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब एम्पेरिकल फार्मूला HO दिया गया, लेकिन n की वैल्यू नहीं दी गई, क्वेश्चन मार्क। तो n की वैल्यू के लिए आप लोग क्या करते हैं, मोलर मास जो गिवन है उसको किस पे डिवाइड कर देते हैं, क्या चीज़ लिखी हुई है, एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो यहाँ से ही देख लेते हैं कि मोलर मास कितना है आप लोगों के पास, इसने क्या दिया हुआ, मोलर मास कितना किया गया 34 ग्राम, डिवाइडेड बाय आप लोगों ने क्या निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला मास। मैंने तरीका क्या बताया, एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे निकालते हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एम्पेरिकल फार्मूला मास किसका निकाला जाता है, एम्पेरिकल फार्मूले का। तो एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पर क्या है, HO, इसका क्या निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मैंने सेकंड क्या बताया था, एटॉमिक मास इनके उठाएं और उनको क्या कर दें, जमा कर दें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर एलिमेंट है ना, इनका एटॉमिक मास निकालें। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, इसका एटॉमिक मास आ गया 1। तो क्या करना है, सम प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 1, लेकिन इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, 1 इंटू 16, 16 प्लस 1 इंटू 1, 1, तो ये 16 प्लस 1 कितने हो गए 17 ग्राम। तो इसका मोलर एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना आ गया 17 ग्राम। तो ये ऐसे निकालते हैं। प्रोडक्ट टेबल में देखें, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 दिया गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना दिया गया 16। तो यहाँ पर पुट करें, उनको सम करना होता है, सम करें तो आप लोगों के पास जो आएगी वो एम्पेरिकल फार्मूला मास होगा। याद रखना कंपाउंड का नहीं निकालना, किसका निकालना है, एम्पेरिकल का। एम्पेरिकल जो फार्मूला दिया होगा, ठीक है, उसका निकालना है वहाँ। अब वो जो वैल्यू आई है उसको उठाकर यहाँ पर लिख लें, डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाएगा 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, तो आंसर क्या आ गया 2। तो n की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ से पता चली, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब n की वैल्यू 2 आ गई, उठा के किस में डाल देना है, इस वाली इक्वेशन में, इसको हम लोग नाम देते हैं 1। तो n की वैल्यू क्या आ जाती है 2, उसको उठा के इसके अंदर डाल दें। तो आप लोगों को एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना आ गया ना, तो यहाँ पर ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आप लोग इस इक्वेशन को देखते जाएं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे ही लिख लिया जो कि मालूम करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, n की वैल्यू क्या आई है 2 लिख लिया। यहाँ पर सेकंड क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख लिया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, ये जो मैंने 1 1 लिखा है ना, इसकी बेस में कोई भी नंबर मौजूद है ये उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होंगे। ये नहीं है कि 2h आप लोग इसको 2h 2o लिखो, ये गलत होगा, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं लिखना, ये नीचे बेस के साथ n मल्टीप्लाई होगा। तो यह आ जाएगा h इंटू 2 O इंटू 2, क्योंकि 1 2 2 1 2 2, तो ये हो गया H2O2। ये होता है आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो ऐसे मालूम करते हैं अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई हो तो, वरना जो पहले क्रॉसिंग करवाया था वो तरीका है। अब क्या डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चर फार्मूला। तो यहाँ पर क्या किया गया, तरीका निकालने का दिया गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग कैसे बनाओगे, किससे, अगर स्ट्रक्चर फार्मूला गिवन है। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, जो कि आप लोगों के पास अरेंजमेंट को बताता है। किसको बताता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को बताता है कि कौन सा एलिमेंट किधर अटैच है। अरेंजमेंट के कैसे अरेंज हुआ हुआ है ये फार्मूला, कि कौन सा एलिमेंट कितने एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, कितने बॉन्ड एक के साथ दूसरे ने बनाए हुए हैं। इसको देखिए, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, कि इससे पता चल रहा है कि ऑक्सीजन एक तरफ हाइड्रोजन से मिला है, एक तरफ सल्फर से, सल्फर एक तरफ ऑक्सीजन से, चारों साइड ऑक्सीजन से मिला हुआ है, और किसके साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन किससे मिली है, स्ट्रक्चर फार्मूला से। ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसको देखें एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, इससे पता चल रहा है कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कैसी है। तो अरेंजमेंट का किससे पता चलता है, स्ट्रक्चर फार्मूला से। अब बोलते हैं कि अगर हम लोग आप लोगों को स्ट्रक्चर फार्मूला दे दें तो आप लोग एम्पेरिक मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे, कैसे। तो याद रखिएगा, मैं कुछ बता रहा हूँ, आप लोग सबसे पहले काउंट करेंगे कि कितने एलिमेंट्स उनके पास मौजूद हैं। एलिमेंट्स पहले पता करने, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन अटैच और सल्फर, तो पता चल के 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो इनको एक साथ लिख लें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है, लिख लिया। अब इक्वल के साइन लगाएं। अब देखें कितने कितने मौजूद हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं और सल्फर कितने हैं। तो पता चल जाएगा हाइड्रोजन कितने हैं
देखिए मैं एक एक करके बताता हूँ। हाइड्रोजन को पहले मालूम कर लिया, फिर सल्फ़र को, फिर ऑक्सीजन को। तो आप लोग देखिएगा कितने हाइड्रोजन, कितने, एक ही और एक ही है, ठीक है, एक ही और एक, ये तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। सल्फ़र गिने, एक ही है। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखें, 1 2 3 4, तो कितने हैं, 4। तो आप लोगों को पता चला कितने, हाइड्रोजन 1 है, सल्फ़र हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है और ऑक्सीजन 4 हैं। तो एक साथ मिला के लिख लें। लेकिन ये जो आगे नंबर्स दिए गए हैं ना, ये बेस में लिखने हैं। जिस तरीके से यहाँ पे बेस में लिखे थे ना, इसी तरीके से यहाँ पर लिख लेने हैं। इनको अरेंज SO, देखो HSO को इस तरीके से लिखो। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसके साथ यहाँ पे 2 आ गया। सल्फ़र कितने हैं, 1, तो ये O कितने, ऑक्सीजन 4, एक साथ लिख लो H2SO4। तो 1 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का। किससे पता चला हमें, किससे पता चला, स्ट्रक्चर फार्मूला से। इसका कैसे मालूम करेंगे, देखिए इसका आप लोग ध्यान देखिए, ये आप लोगों को होमवर्क देना चाहिए था, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कार्बन कितने हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने कार्बन का ही पता चल गया। अब सेकंड चीज़ क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ही पता लगाना है, और सेकंड और थर्ड चीज़ ऑक्सीजन। तो ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, 1 और 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता चल गया। अब इनको अरेंज करके लिख लो। आप लोगों ने लिखा CHO, ठीक है, उठा के लिख लिया। तो अब आप लोगों को पता चलना है कि जितने एलिमेंट्स हैं उनकी बेस में लिख लो। कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो C2H4O2। तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला से क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं। अब यहाँ तक ही था आप लोगों का टॉपिक। अब जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कम से कम 5 पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आज डिस्कस करने ज़रूरी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट MCQs जो टॉपिक आज पढ़े हैं उसमें से आज आप लोगों के एक्सरसाइज में शामिल हैं, उनको सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो अब आ जाते हैं पहले MCQs की तरफ। विच इज़ अ करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फेट। तो इनमें से कैल्शियम फास्फेट का आप लोगों के पास करेक्ट फार्मूला क्या है। आप लोग ऑप्शन की तरफ बाद में जाइएगा, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आसान है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर कैल्शियम फास्फेट किसकी बात हुई है, कैल्शियम की, हम लोगों ने उसका सिंबल लिख लिया कैल्शियम का, कैल्शियम, और आगे क्या है, फास्फेट की, इसका सिंबल लिख लिया P, फास्फोरस। आप लोग क्या करें, कैल्शियम Ca को ढूंढें और फास्फोरस को देखें कौन से ग्रुप में। हमें पता है कि कैल्शियम यहाँ सेकंड ग्रुप से है, तो इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया +2। फास्फेट क्या है, फास्फेट है 5वें ग्रुप से, तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन 5वें ग्रुप से है ना, 5 और 3 8 होता है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऊपर क्या आ गया, -3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कैल्शियम का जो फास्फोरस की चार्ज है जो -3, वो बग़ैर प्लस माइनस के क्या आ जाएगा, 3 कैल्शियम की बेस में आ जाएगा। फास्फोरस के साथ क्या है, जो कैल्शियम का चार्ज है वो फास्फोरस की बेस में आ जाएगा, जो कि बग़ैर प्लस माइनस के आते होते हैं। तो ये आप लोगों ने भी सीखा है, नहीं सीखा दोबारा देख लें, भूल गए हैं तो दोबारा वीडियो देखें, समझ आ जाएगी, बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा था। Ca3P2। तो अब लोग यहाँ देखें Ca3P2 कहाँ लिखा हुआ है, ये। तो ये पता चल रहा है कि चौथा D ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने मालूम करना है। सेकेंड है स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2। आप लोगों के पास क्या किया गया है, 2 हेक्सीन का स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर फार्मूला जिस तरह अभी तरीका सिखाया था कि किस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो इन्होंने कहा आप लोग क्या करें, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें। तो डायरेक्ट एम्पेरिकल फार्मूला नहीं निकलता, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, फिर उससे एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे। कैसे, पहले आप लोग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका सीखें कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 ही हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हम लोग इनकी तादाद लिख लेते हैं। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे 1 ये 2 ये 3, ये 3 आ गए ना, ये चौथा, और ये कितने हैं, इसमें 2 का मतलब है कि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो C2H4 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है, क्योंकि 2 बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये अंदर के साथ शामिल है। तो 1 2 3 ये 4 5, तो 2 यहाँ पर हो गए 5 और ये 6, तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं। हाइड्रोजन कितने, 3 4 5, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 अंदर हैं 2 बाहर हैं, 6 7 8 9 और 3 12, तो कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, 12, एक साथ लिख लें C6H12। तो ये बेस में लिख लिया C6H12। यह आ गया आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन उसने क्या पूछा गया है, मॉलिक्यूलर की जगह एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसकी रेशो आप लोगों के पास क्या आई हुई है, 6:2
12। तो सेम टेबल से काटें, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 1:2 हो गया। तो इसका हो गया C1H2। तो ये 1 इसके साथ कार्बन के पहला लिखा था ना, 6 की जगह पे आप 1 लिख लेना, 12 की जगह पे 2, क्योंकि कट के 1:2 बच गए। तो C1H2 कहाँ पर है, तो देखिए 1 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये होगा CH2। तो CH2 क्या है आप लोगों के पास, डी ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से फिर एम्पेरिकल फार्मूला ऐसे निकाला जाता है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। अगर ये तरीका आ गया तो ये निकालना तो आप लोगों के लिए अब बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ही देख लेते हैं, फिर वहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग कौन कौन से एलिमेंट्स निकाले, बैरियम और नाइट्रोजन। नाइट्राइड मतलब नाइट्रो से निकला नाइट्रोजन से, तो हमें पता चल गया बैरियम Ba आ गया, नाइट्रोजन का N आ गया। तो आप लोग मालूम करेंगे कौन कौन से ग्रुप से हैं, बैरियम कौन से ग्रुप से है, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप। बैरियम क्या है, +2 है, मतलब दूसरे ग्रुप से है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से, 5वें ग्रुप से, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। 5 और 3 8 होते हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, -3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Ba की बेस में क्या आ गया, 3, और नाइट्रोजन की बेस में क्या आ गया, 2। तो Ba3N2, तो इसका आंसर है Ba3N2। तो बैरियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला Ba3N2। सेकंड आप लोगों के पास क्या चीज़ गिवन है, सेकंड आप लोगों के पास गिवन है कि एक न्यूमेरिकल, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए, कि बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करें अगर एम्पेरिकल फार्मूला ये हो। ये क्या दिया गया है, एम्पेरिकल फार्मूला, अगर उसका मोलर मास भी क्या हो, ये हो। तो मतलब आप लोग सबसे पहले इसका गिवन लिखें कि इसका आंसर कैसे करना है। तो सबसे पहले चीज़ें कौन कौन सी गिवन है, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला इसमें क्या आ गया, CH2O। ठीक है, सेकंड मोलर मास क्या आ गया, मोलर मास आ गया आप लोगों के पास 180। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आ गई। और पूछा क्या गया है आप लोगों के पास कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है। तो आप लोगों को पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का ये आप लोगों के पास लिखा गया है फार्मूला। इस फार्मूले को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की एक्सरसाइज में, ये आता होता है बोर्ड के एग्जाम्स में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है CH2O, और लेकिन हमारे पास N नहीं गिवन। क्या नहीं गिवन, N। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिख लें फर्स्ट फाइंड N। तो N के लिए जो फार्मूला वैल्यूज़ डायरेक्ट डालूंगा, यहाँ पर आप लोग सिर्फ देखें N के लिए ये फार्मूला यही वहाँ लिखें, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो मोलर मास क्या है आप लोगों के पास गिवन है, तो N की वैल्यू की जगह ऊपर मोलर मास है। तो ये देखिए ऊपर क्या है, मोलर मास। मोलर मास की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आई हुई है, 180। तो मैंने यहाँ पर भी लिखी थी 180, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला मास नहीं गिवन। एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, तो मैं यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करवा देता हूँ। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आप लोगों के पास एम्पेरिकल फार्मूला है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस देखें प्रोडक्ट टेबल से, उनको आपस में जमा कर दें। कैसे, यहाँ पर हमें पता है एक ही कार्बन है, 1 × C लिखो, प्लस जमा करने का मतलब प्लस, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × H लिखो, प्लस 1 × O लिखो कि ऑक्सीजन भी एक ही है। अब हमें पता है कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, देखिए प्रोडक्ट टेबल से कि कितना है, 12। तो 1 × 12 हो गया, प्लस 2 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, प्लस 1 × ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। ये आप लोगों ने याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, या तो प्रोडक्ट टेबल से देख लें, आसान है। मल्टीप्लाई करें 12 प्लस 2, 12 2 1 2, प्लस 1 × 16 16। तो इन सब को जमा करें तो आंसर आ जाता है 30 ग्राम। तो आंसर क्या आता है, 30। तो आप लोगों के पास ये आ गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास को किस पे डिवाइड करना होता है, मोलर मास पे। तो डिवाइड करें 180 डिवाइडेड बाय 30। तो N की वैल्यू क्या आ गई, 31 ज़ा 36 ज़ा, तो N की वैल्यू आ गई 6। अब ये जो 6 आया है ना, इसको उठाकर कौन से फार्मूले में डाल देना है, इस फार्मूले में। ठीक है, मैं यहाँ ही सॉल्व करवा देता हूँ, आप लोगों के लिए ईजी होगा कि N की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई 6। तो उठा के मॉलिक्यूलर फार्मूला के इस फार्मूला में डाल दें। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। N की वैल्यू क्या आई है, 6। आगे लगाएं, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O। तो क्या लिख लिया, CH2O। मैंने क्या कहा था, ये अंदर किसके साथ मल्टीप्लाई होती हैं, बेसिस के साथ। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 1 × 6 H 2 × 6
1/6, तो ये क्या बन जाएगा C6 H2 × 6 12, O1/6 6, तो ये क्या बन गया C6H12O6। तो ये आप लोगों के पास क्या कौन सा फार्मूला बना, मालिकुलर फार्मूला। तो इससे आप लोगों को पता चला मालिकुलर फार्मूला ये है, एम्पेरिकल फार्मूला ये, और इसका मोलर मास 180 ग्राम है। तो यहाँ तक की था आप लोगों का टॉपिक। जो लास्ट है वो तो आप लोगों के लिए एग्जैक्ट मैंने आंसर लिखा है कि आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन, ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है। क्वेश्चन याद रखिए, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो आप लोगों के पास है वो मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। ये डायरेक्ट आप लोगों ने याद रखें कि इसमें बोला गया है कि ऐसा क्या है कि क्या मालिकुलर फार्मूला डिफरेंट हो सकते हैं, और डिफरेंट होने के बावजूद भी एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, तो हो सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल बताई थी, ग्लूकोज है, एसिटिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड है, इन सब के मालिकुलर फार्मूला डिफरेंट है। ये आगे क्या उनसे लिखे मालिकुलर फार्मूला, लेकिन इनके एम्पेरिकल फार्मूला निकालें सब के क्या आते हैं, सेम। तो ये इसका आंसर था। लेकिन इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, जिसमें आप लोगों के पास मालिकुलर इस तरीके का क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने क्या निकालना है, केमिकल फार्मूला लिखने हैं, नीचे आप लोगों के पास एटम्स कंपाउंड्स दे दिए गए हैं। तो आप लोग इसी तरीके से निकालें, उनके एलिमेंट्स को देखें, आइडेंटिफाई करें, उनका प्रोडक्ट टेबल से देखें कि उन कौन से ग्रुप से हैं, फिर उनके ऊपर चार्जेस देखें और क्रॉस करवाएं, आप लोगों के फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, वो आप लोगों का होमवर्क है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाकी जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रह गया है वोगैड्रो नंबर्स और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के तरीके वो करेंगे इंशाल्लाह। 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आज का लेक्चर तो गुजर गया, तो 2 लेक्चर्स हो रहे हैं, 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।